चलें, बिस्मिल्लाह। अब सेकंड पार्ट है हमारी इस मीटिंग का। तो इसमें क्वेश्चन आंसरिंग भी हम करेंगे और बेसिक वही है इंस्ट्रूमेंटल जिसके लिए मैंने बनाई है, वरना मैं सिंपली भी जो है ना यूट्यूब पे डाल सकता था, फिर गलत अपने ग्रुप में शेयर कर देता ऑडियो रिकॉर्ड करके। मैंने असल में ये जूम पे करने का मकसद यही था कि कुछ क्वेश्चन आएंगे ना, तो उससे मैं कुछ और भी आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा, जो मैं बिल्कुल मोनोलॉग में अगर लेके जाऊंगा तो नहीं उसका हो पाएगा। तो मैं दो तीन बातें और करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। और जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं या फिर उसके बाद जिन्होंने पिछला मेरा लिंक नहीं देखा, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ही मैंने वो रिकॉर्ड किया था। तो मैं वो इसके बाद ये दोनों ही जो है ना, इंशाल्लाह अगर ये हो जाती है सक्सेसफुली रिकॉर्ड, तो दोनों रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी कोशिश करूंगा शेयर अगर होती हैं तो। अच्छा, तो हमने अभी बेसिक ये डिस्कस किया कि जो चार एरियाज हैं हमने इंटरव्यू के, आपने अब आपने डेली इसको टाइम देना है कि भाई एक हिस्से में आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें, जिसका मैंने कंप्रिहेंसिवली आपको बताया है। फिर अपना आप सब्जेक्ट देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको दें। उसके बाद अपना जनरल चीज़ें देखें और उसके बाद मॉक्स दें। देखें, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, मॉक्स, जनरल चीज़ें और पे इंट्रोडक्शन, इसको सबसे कम टाइम लगना है। आप सिर्फ 2 घंटे भी इसको दे दें तो बहुत है। बाकी कम से कम 5-6 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दें, क्योंकि आपने कम से ज्यादा की तरफ उसके ऊपर जाना है और करना है उसको। और आपको ये एक बात बताऊं, अब देखें, ये जो छोटी छोटी आपको बातें बताऊंगा ना, ये आपके लिए अवेयरनेस का बायस होंगे, और अवेयरनेस विल लीड टू योर कॉन्फिडेंस। देखें, ये फियर होता है ना, ये फियर होता है इग्नोरेंस से। जब किस चीज का पता नहीं होता तो इग्नोरेंस आती है, फिर वो फियर जनरेट करती है। दैट्स वाई हम फिर हर जगह भाग रहे होते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात हमारे दोस्त करते थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान। वो कहते थे कि यार, फियर का होना या कॉन्फिडेंस का कम होना ये एक नेचुरल चीज है, इसको नेचुरल समझें। जब आप समझेंगे ना ये नेचुरल नहीं है, तो फिर आपको डर लगेगा, और फिर आप समझेंगे वाकई यार ये दिस इज समथिंग वीकनेस विद इन मी। नहीं, वो कहता है ना कि गलत सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, ड्यू की मशहूरी के ऊपर आता है। तो अब ये देखें, खौफ सबको आता है। हमारे दोस्त बात करते थे कि ये पैनल बैठा हुआ है ना 3 बंदों का, अब वो जो 2 बंदे हैं उस पैनल में बैठे हुए हैं ना, वो सिर्फ आपकी साइड में हो जाए। अब ये 3 पैनल आपका बन जाए, अब जो आपके अपोनेंट एक बंदा रह गया है, चाहे वो चेयरमैन साहब या कोई है, उनको भी डर लगना शुरू हो जाएगा। दिस इज नेचुरल। डर सबको लगता है। और आप यकीन रखें, ये एक ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पैनल होता है उसका मेन मोटो ये होता है कि आपको डिस्qualify करें, ये करें। आप यकीन करें, वो इतना काइंड होते हैं, इतना जेनरस होते हैं, उनका दिल करता है, उनका दिल खुश होता है बकायदा जब कोई अच्छा स्टूडेंट आता है उनके सामने। ऐसा नहीं कि वो ये समझते हैं कि नाउ यू आर माई कंपटीशन, नहीं, ये गलत बात है। वो खुश होते हैं एक अच्छे स्टूडेंट को परफॉर्म करता है वो देख के, और उनको यकीनन उनको दुख होता है जब एक स्टूडेंट परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता है। चाहे उस वक्त आपको जैसा लगे, उनको जनरली दुख होता है कि यार ये बेचारा यहाँ तक आया और नहीं आ सका। तो ये उनको अंदाजा होता है इस चीज का। तो आप इस चीज के आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो आपके हमेशा सपोर्ट में होता है। दूसरी जो बात है, ये कॉन्फिडेंस की, ये जो है ना, ये सबके साथ होता है। कॉन्फिडेंस लो होना ये सबके साथ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको भी आप नॉर्मल ही लें। उसके साथ आप ये देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें कि भाई आपकी डिग्री तब एंड हुई तो आपने तब क्या किया। अब मेरे साथ ये इशू रहा है कि नेचुरली पता नहीं अब कैसा हुआ मेरे साथ ये कॉन्फिडेंस, मैट्रिक के बाद मैंने 1 साल छोड़ दिया, एफएससी के बाद मैंने 1 साल छोड़ दिया, बीएस के बाद 1 साल छोड़ दिया, और अब एमफिल कर रहा हूँ, तो पता नहीं अब। तो मतलब एक एक साल में छोड़ता ही हूँ। अब इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए, वॉइस हो। अब इसका अपने जिगेंटिक कोई कोई अफलातूनी जवाब नहीं ढूंढना है। स्टूडेंट की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो समझते हैं कि यार अगर इंटरव्यू में कोई बेसिक चीज पूछी जा रही है तो माइट बी समथिंग मिस्टेरियस एंड बिग, तो उसका जवाब भी हमें वैसा देना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। आप ऐसे करते हुए अपना काम खराब कर बैठते हैं। बेसिक जवाब दें। जो आपका इशू था, सर मेरे साथ मैट्रिक में मैं सिंस फिजिक्स करना चाह रहा था, तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि यार नहीं, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, मैंने छोड़ दिया, 1 साल जाया हो गया। अब इसी का मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। बीएस के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा मैं पढ़ा भी लूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूँ, फिर लेकिन एक सॉलिड जॉब का जवाब हो। दैट्स इट। इसी तरह आप ढूंढें आपकी डिग्री के अंदर, आपकी एक्सपीरियंस के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर कहीं कोई ऐसा सवाल है जो आपसे उधर हो जाए, आप उसका जवाब फिर क्या देंगे, और अच्छा पॉजिटिव टू द पॉइंट सिंपल जवाब देना है। दिस इज, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी ट्रिक है, अगर आपको अब तक पता नहीं थी। क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं, आपका इंटरव्यू 100% ठीक हो जाए, अच्छा आपका स्पीकिंग स्किल्स हो, आपका एक्सेंट हो, अब जवाब आप ठीक दें, कॉन्फिडेंस हो, लेकिन इन सवालों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है आपके इंटरव्यू के अंदर। तो इनको इनको बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इनके आप जवाब तैयार करें। हमारे टीचर हैं नूरुल कमर कासमी साहब,
तो उन्होंने जो सबसे बड़ा टिप था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो इंटरव्यू तैयार कर रहे हैं ना, कोशिश करें उनको आप जो है ना, जिस तरह पर्चे नहीं उठाए होते हैं, एक दो तीन चार पर्चे इस तरह से क्वेश्चन करते हैं क्विज के ऊपर, उन्होंने मुझे कहा था आप उस तरह से सवाल तैयार करें। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के ऊपर आपका इंट्रोडक्शन में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, कोई 15 से 20 सवाल बना रहे हैं भाई। क्वेश्चन ए, उसका जवाब 3-4 लाइनों में बगैर उस पर्ची पर लिख लें, हालांकि आपको आता है, लेकिन उधर वन लाइनर जवाब देने के लिए, प्रिसाइज रहने के लिए आपको वर्डिंग भी एक बार पता हो कि यार पहले मैं ये लाइन बोल के ये लाइन बोल के ये लाइन बोलूंगा। मोस्टली इंट्रोडक्शन देते हुए पहले एक्सपीरियंस बोलूं, अपने डिस्टिंक्शन बोलूं, फिर कौन सी लाइन पहले बोलूं, ये माइंड में फिर फंबल क्रिएट कराता है आपके। तो कोशिश करें एक बार हाथ से लिख के ना वही पर्ची पे इस तरह लिख दें, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन के सवाल या इस तरह के जो सवाल जो मैं ट्रिक की क्वेश्चन कह रहा हूँ इनको लिख के एक बार प्रैक्टिस करें। कोशिश करें आप, ये चीजें आपको बचाती हैं वहां पे फंबल करने से। ये ये चीजें आपके माइंड में क्वेश्चन जो है ना अरेंज करके आपको याद रखने में हेल्प करती हैं। और जब आप इस तरह से 40-50 क्वेश्चन इस तरह बना लेते हैं ना, फिर आपका माइंड उसी लेवल पे फंक्शनिंग करना शुरू हो जाता है कि आप फिर अगर न्यू भी सवाल आ जाए आप उसको जो है ना टू द पॉइंट लेंगे, टू द पॉइंट जवाब देंगे, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रैक्टिस किया होगा। तो मैंने तो ऐसा किया था, मेरे जितने भी सवाल बनते थे, मैंने पर्चियां तो नहीं बनाई थी खैर, लेकिन मैंने डायरी एक ले ली थी अच्छी। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, इवन राइटर्स के ऊपर जो मेरे फेवरेट थे, लाइक यूजीन ओनील मेरा क्लासिक मैंने ड्रामेटिस्ट मैंने चूज किया था, नहीं सॉरी मॉडर्निस्ट में मैंने चूज किया, नील चूज किया था, फिर उसके बाद मैंने जीबी शॉ भी चूज किया था। तो मैंने आप इनके वो जो क्वेश्चन मुझे समझते थे ना कि आ सकते हैं, तो मैंने वो लिख के उनके बगैर जवाब लिख लिए। और फिर इसी तरह मैंने सबके लिए किया था। फिर एक्स्ट्रा जो आया फिर उसके लिए भी तकरीबन आप तैयार होते हैं उस चीज़ के लिए। तो अब इसके अलावा मैं आपको और क्या बताऊं, आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो अभी करे, फिर मेरे माइंड में कुछ आते तो मैं फिर बताता हूँ, या कोई ऐड करना चाहे कुछ या कोई क्वेश्चन करना चाहे वो अनम्यूट होके जो है ना कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये आप हिस्ट्री से स्टार्ट करें, मतलब कि एंग्लो सैक्सन हम्म। अच्छा, ये बस यही था सवाल आपका? पढ़े। आप जरा सवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही, एंग्लो सेक्शन तक मुझे आपकी आवाज सुनाई दी है सिर्फ। अब आवाज आपको आ रही है इस्माइल भाई की? किसी और को आवाज आ रही है? हेलो। Yes, I'm here. जी जी, सॉरी वो नेट मेरा वीक हो गया था, शुक्र है मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हुई। आप मुझे बताएं, इस्माइल भाई दोबारा सवाल करें आप अपना। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि कुछ लोग जो है वो ये सजेशन दे रहे हैं कि जी जी आप कोई बुक लें, जैसे बीआर मूलिक की या जी टी जी सिंह की, उसको जी जी। थारोली पढ़ें हम्म। और उसके बाद अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आएं और उसमें जो भी आपने सिलेक्ट करना है, जो राइटर या उसके जो वर्क्स सिलेक्ट करने हैं, उसको आप फिर थॉरली पढ़ें, उसका जो जितना भी टेक्स्ट है वो सारा पढ़ें। तो ठीक है सर ये दोनों, ये ठीक कि है। ये थारोली हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, और दूसरा क्या ये टेक्स्ट जो है वो थारोली सारा पढ़ना जरूरी है, या उसका जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है या फिर उसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो जो है वो कर लेने काफी है। इस तरह ऐसा है कि अब क्योंकि शायद लास्ट सेशन में आप नहीं तो मैं इसको शुरू में जवाब दिया था कि पहली तो बात है, आप जिसे गाइडेंस ले रहे हैं ना, तो पहले उसकी वैलिडिटी आप चेक करें, टच स्टोन मेथड अप्लाई करें आप, कि आपने ये सबसे पहले देखना है कि वो बंदा न्यू है या ओल्ड है। न्यू मतलब अगर है 2020 का, कोशिश करें उनसे पूछें जिन्होंने 2020 के इंटरव्यूज दिए हैं या क्वालिफाई किया, क्योंकि अब इंटरव्यू को पैरामीटर्स टोटली चेंज हो चुके हैं। आप, मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि कोई आप जो इवन 17 वालों से भी आप गाइडेंस लें, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप मामला बहुत डिफरेंट हो गया है, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर चेंज हो गया। और उसके अलावा मैंने ये भी जवाब दिया है कि आप अपना सिर्फ एरिया तैयार करने के साथ थोड़ी बहुत टर्म्स कर लें, ट्रेडी टर्म्स, राइटर्स की टर्म जो स्पेशल होती हैं, जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी, इस तरह की चीजें। और उसके बाद थोड़ी लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर के ऊपर फोकस करें, स्पेशली ग्रामर पूछेंगे आपसे, आपसे ट्रांसलेशन भी फिक्रा भी करवा सकते हैं और कराएंगे। और आपने पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम, इनके ऊपर बहुत कोशिश करनी है। बहुत पैनल्स के ऊपर इंटरव्यू हुए सिर्फ इस चीज के ऊपर है भाई, पेयर ऑफ वर्ड्स बताते जाओ, उसके बाद सेनम बताते जाओ, उसके बाद ईडियम बताते जाओ, इनको फोकस करना है, बाकी आपने किसी को फोकस नहीं करना।
यार आप खुद बताए ना, हिस्ट्री वाली चीजें तो आपने रिटर्न के लिए पढ़नी थी ना, इसके लिए क्यों, मतलब व्हाई इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न, कुछ एक कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। जो आपको बंदा ये बता रहा है यार, दैट्स व्हाई हमने जो चीजें वहां करके आए वो चीजें यहाँ नहीं पूछेंगे हमसे। एक राइटर जब हम बात करते हैं कि एरिया की बात करते हैं, रिटर्न में एक एरिया फोकस नहीं हो तो वो जेनेरिक होता है, लेकिन ये जेनेरिक नहीं, ये स्पेसिफिक है। तो आपने वो चीजें छोड़ दें, आप हिस्ट्री वाली ये वो कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने एरिया, मैंने चार सेगमेंट में पिछले सेशन में डिवाइड किया है आपका प्रिपरेशन किस हिसाब से। एक इंट्रोडक्शन में, दूसरा जनरल प्रिपरेशन जिसके अंदर आपकी वैसे परफॉर्मेंस आती है, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे जवाब देना है, नो करना है तो किस तरह से नो करना है, कोई चीज वो स्ट्रेस दे रहा है तो कैसे उसको मेंटेन रखना है, ये मैंने पिछले सेशन में बताई है। फिर आपने एक सेकंड मैंने कहा सिर्फ मॉक्स डेली के तौर पर दें, आपने हिस्ट्री वगैरह नहीं तैयार करनी, और कोशिश करें 20 से पिछले जो है उनसे आप गाइडेंस ना लें। अगर लें तो सिंपल गाइडेंस लें कि भाई इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं, कैसे ड्रेसिंग करके जाएं, ये जेनेरिक चीजें उनसे पूछें। और ये आप किसी और से भी पूछ सकते हैं जो और फील्ड का भी क्यों नहीं है, ये जो बेसिक डेकोरम है इंटरव्यू के। और कोई आप सर वो पूछें। भी 2020 का ही था, जो सर मुझे नहीं बता नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं, आपने नहीं करना है इंटरव्यू में, हिस्ट्री नहीं करनी होती है। आप देखें ना, क्या मतलब आप अभी तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है क्या, एरिया पढ़िए। हिस्ट्री पढ़, तो फिर हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे आप एरिया देखने के लिए? आपको अभी तक पता नहीं है कि मेरा एरिया कौन सा ठीक है या कौन सा होना चाहिए, पता है ना? तो तो सर फिर टेक्स्ट, जी, टेक्स्ट सर उसका थारोली पढ़ना है नहीं, या टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, उसका वो समरी, एन? कंप्रिहेंसिव समरी पढ़ें। क्या फॉर एग्जांपल कोई एक नॉवलिस्ट है, आपको उससे एक नॉवल वर्क जो है कम से कम एक वर्क आप उसका ले लें, परचेज कर लें, वही उस NKM ये जी जी। फेमस का। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उस राइटर के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। राइटर आपका तैयार हो गया, आपने राइटर भी तैयार करना है ना फिर उसके बाद जी वो जी। वर्क तो वैसे तैयार हो गया, कंप्रिहेंसिवली करें, चैप्टर वाइज करें, चैप्टर वाइज समरी करें, क्रिटिकल समरीज करें, ये सारा काम करें उसके ऊपर आप, ठीक है ना? जी और जी जी। बाकी फिर उस वर्क के ऊपर, बाकी वर्क के ऊपर भी आपके पास जो है ना कुछ समरीज वगैरह होंगी, वो भी पढ़ सकते हैं, वरना वो आप ऑनलाइन स्पार्क नोट्स वगैरह से आप ऑनलाइन तैयार कर लें वो समरीज। बाकी उसकी कोशिश करें 2 वर्क भी Can तैयार I ले share लें। something, please? जी जी प्लीज। Can I share something? सर एक्चुअली लास्ट इंटरव्यू में मेरे से ऑलमोस्ट 12 ईडीएम्स पूछे गए इन लाहौर सेंटर। अच्छा, तो बस वही जी, बात कर रहा हूँ और आपसे। ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 के लाइक दे सका आंसर्स, एंड आई हाँ प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फ्रॉम एंग्लो सेक्शन टू इवन शर्मन हाँ, लेक्सी द पोस्ट वही ना, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी अल्लाह राइटर। तो मैंने कंटेम्प्रेरी राइटर तक तैयार किया सारी एजेस को, लेकिन मेरे से उसने किसी जॉनरा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया। जस्ट उसने मेरे से ईडीएम्स के बारे में क्वेश्चन किया, डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस किए, एंड दे लेट मी गेट आउट ऑफ देयर रूम। और उसके अलावा उन्होंने मेरे से ब्रॉड शीट पे क्वेश्चन किए। बस मैं तो आपसे वही एजेस कह की रहा अगर हूँ। हम बात करें या हिस्ट्री की बात करें, दैट जी इज जी, वेरी मच ऑब्वियस। हमें ये इतना तो थोड़ा बहुत वैसे पता होना चाहिए, अगर आप जी मतलब जी, अग्री करें बस वही कि किस एज में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आई लिटरेचर में। बस उसके अलावा हमें उसके इन डेप्थ में जाने की जरूरत बस कोई नहीं बस है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये नहीं पूछना, आप सिर्फ अपना एरिया तैयार करें। उसके बाद ये इंग्लिश के ऊपर फोकस करें, मैंने जैसा पहले बताया, ईडियम, पेयर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, ये इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन सर और एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि हम सारे इडियम्स कैसे कवर कर सकते नहीं, हैं, मैं बता, हाँ वो आपका अच्छा क्वेश्चन है। पेयर आपने ऑफ पता क्या वर्ड्स कैसे करना है, कवर कर सकते हैं, मैं या इवन बताऊँ, पेयर ऑफ वर्ड्स से चले हो सकता है मैं आपको बता अप टू रहा द हूँ ना। मैक्सिमम लेवल। जी। आपने करना है CSS के जो ईडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स पेपर्स में आते हैं ना, आपने वो तैयार करना है। 2021 से उठाकर आप एटलीस्ट 1990 95 या 2000 तक आपको मिल रहे हैं, वो सारे कर लें, आपके तैयार हो जाएंगे। वो पूछते ही इनमें से ही है, ठीक है ना, पेयर वर्ड भी, ईडियम्स भी। उसके बाद जो है, हाँ डिपार्टमेंटल का आपने अच्छा सवाल किया। देखिए डिपार्टमेंटल बैठा होता है, लेकिन जहाँ तक हमारे वो सेशन में सवाल हुए हैं ना, तो उसमें डिपार्टमेंटल वाला नहीं बैठा होता था, मतलब हमारे साइड पे बैठा होता, सिर्फ दोनों ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते थे। मोस्टली डिपार्टमेंटल वाले बैठे होते हैं जो दूसरी पोस्टें होती हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन की या दूसरी किसी और फील्ड से, लेबर की वगैरह वगैरह, उधर बैठे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट वाली जगहों के ऊपर ही बैठे होते हैं। सब्जेक्ट वालों पे मैक्सिमम एक यूनिवर्सिटी के टीचर होते हैं और दूसरा कॉलेज के सीनियर टीचर या वो भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाला बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो मतलब मैंने अब तक नहीं सुना है कि डिपार्टमेंटल वाले होते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी सब्जेक्ट की ही है। इवन जो चेयरमैन भी आपसे चीजें पूछते हैं, इवन डिपार्टमेंटली अगर आपको नहीं आती तो इतना फर्क उनका नहीं पड़ता है। आपका एक सिर्फ 50-50% भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। वैसे आप डिपार्टमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को एक सेफ साइड पे रखते हुए ये चीजें तैयार कर सकते हैं कि भाई वो स्पेशली पेडागोजी से ही आपके बारे में चीजें पूछता है, ठीक है ना। लेसन प्लानिंग एंड पेडागोजी, ये 2 टॉपिक बहुत काफी हैं, इनको अच्छी तरह आप तैयार कर लें। और कभी कभी आपसे वो प्रेजेंटेशन लेते हैं इन चीजों के ऊपर, या किसी भी वो कहने हैं कि जो आपका फेवरेट एरिया है उसके ऊपर किसी टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये भी इसके लिए भी आपने वहां पर मेंटली तैयार रहना है।
तो ये स्पेसिफिक टॉपिक की चीजें, न्यू चीजें टच करनी है। अपन जो ट्रेडिशनल जो जिस तरह से आप रिटर्न तैयार कर रहे हैं वो अपने सर नहीं खपाना, उस तरह से आप कर ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा था कि जानशीर तुमने वहाँ इम्प्रोवाइज करना है। तो अब इम्प्रोवाइज करने का मतलब क्या है कि उधर कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज पूछ लेते हैं, लेकिन अच्छा ये एक बात याद रखिएगा, जब कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू पूछी जा रही है ना, तो उसको टैकल करने के दो तरीके होते हैं। एक दो तरीका ये होता है कि जो चीज पूछी जा रही है वो ऐसी चीज होती है कि कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है। तो मेरे एक सीनियर थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई सपोज के आप कहीं एक जगह रुके हुए हैं, 17 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत खातून आ रही हैं, तो आप उनको मतलब क्या करेंगे उनके साथ? तो मतलब तो आप मे भी ये पॉजिटिविटी ऑफ माइंड उन्होंने चेक करने के लिए है, तो उन्होंने अच्छा एक जवाब दिया, तो उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो इस तरह के लिए आपने इम्प्रोवाइज करना है। मुझसे उन्होंने, अब मैंने उनसे ना, उन्होंने मुझे फेवरेट हॉबी पूछ ली, मैं इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। जब उन्होंने मुझे हॉबी पूछी ना, मैंने कहा अब क्या जवाब दूं, तो मैंने यहाँ पर वो इम्प्रोवाइज किया। मैंने उनको कह दिया कि सर बुक रीडिंग, रैंडम बुक रीडिंग। तो उन्होंने कहा फिर कौन सी बुक पढ़ते हो? अब मैंने एक बुक नहीं बताया, एक एरिया बता तो मैं फंस जाता। मैंने कह दिया सर फिलोसफी, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, रिलीजन वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने जनरली चीजें पढ़ी हुई थी। अगर मैं किसी एक के बताता तो उसको जवाब जनरल होता या ना दे तो फंस जाता मैं। तो मैंने चार अब कह दिया ना, तो मैंने फंसाया नहीं खुद को, मैंने खुद को एक्चुअली शो ऑफ किया है कि यार वो कहीं से भी, मैं अगर मेरा हल्का भी जवाब हो तो वो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मैंने ज्यादा जवाब एरिया बताए। तो उन्होंने कह दिया फिलोसफी बताओ, कौन सी फिलोसफी का फेवरेट राइटर है? अब ये देखें, अब आपको पता है जब हम जनरल रीडिंग करते हैं तो हम जनरल जो बुक्स होती हैं उसमें तकरीबन राइटर सारे आ रहे होते हैं, 20-25 राइटर आ जाते हैं, उनके ऊपर जनरल जनरल लिखा होता है। तो मैंने अब ये सोचा यार अब मैंने जनरल ही पढ़े हुए हैं, स्पेसिफिक तो मैं नहीं पढ़ा कि मैं एक राइटर को एज अ फिलोसफर बताऊं कौन सा फेवरेट है। तो यहाँ मैंने मजीद इम्प्रोवाइज ये किया, मैंने उनको मिशेल फूको बता दिया, जो हमारा थेरिस्ट भी है, हम थेरी में पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा वो मेरा अच्छा उसको पढ़ा हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम वो मॉडर्न फिलोसफर भी है। तो मेरा देखें ये भी इस तरह क्लिक हो गया। तो आपने कभी कभी उधर बैठ के इम्प्रोवाइज करना होता है, और इससे ये मॉक से आपको आएगा ये चीज। मॉक आप जितना दे सकते हैं, पहले कोशिश करें फैमिली मेंबर्स को दें ऐसे ही तरह प्रैक्टिस के लिए, फिर दोस्तों को दें, ऑनलाइन भी दोस्तों को मॉक्स दें। मैं अपने दोस्तों को ऑनलाइन देता था, जो कर रहे थे कर लिया था उन्होंने अपना टेस्ट क्लियर और इंटरव्यू दे चुके थे। फिर लास्ट में जब आके अपने टीचर्स को दें, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं उनके घर जाके दें। तो मॉक्स इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स के बगैर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है, मेरी बात याद रखिएगा। जी और कोई सवाल? सर एक और बात है कि अगर फर्ज करें पोइट्स की बात करें तो बहुत सारे पोइट्स में से उनकी एक एक दो दो पॉइंट्स अगर हमें पसंद हैं, हमने पढ़ी हुई है, तो अगर वो पूछ लेता है कि आपका फेवरेट पोइट कौन सा है, तो फिर इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे सर? क्योंकि अगर हमने बता दिया कि मेरा फलां जो है पोइट जो मेरा फेवरेट है, उनमें से एक को जो है हमने सिलेक्ट कर लिया, तो उसने जाहिर है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हमने उसकी एक या दो पॉइंट्स पढ़ी हुई हैं अच्छे से, तो फिर कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, अब पता क्या होता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि पोइट्स लोग चूज करते हैं, क्योंकि नॉवल एंड ड्रामा ज्यादा बेहतर रह जाता है। लेकिन पोइट जो है ना, अगर आप पोइट चूज कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी बिल्कुल पोएम्स फिर आनी चाहिए ना। तो यही चीज यही तो डिसाइड करना है ना आपने। देखें अगर आपको कोई फेवरेट है, देखें असल में फायदा है नॉवल ड्रामा चूज करने का, जब आप फेवरेट कहते हैं तो आपको 2-3 वर्ड्स भी आते हो तो बात खत्म हो जाती है। पोइट्री के इवन लाइंस ही बहुत मुश्किल होती हैं, ठीक है ना। तो फिर अगर उधर कोई बाबा तगड़ा आ गया तो उसने तो वो तो फिर लाइंस भी पूछना शुरू कर देते हैं। और पोइट्री की लाइंस पूछना बनता है। हम चलो नॉवल या टेक्स्ट की लाइन नहीं पूछते, ड्रामा की टेक्स्ट की, लेकिन इसकी पूछनी बनती है। तो पोइट्री चूज करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, तो मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि आप पोइट चूज करें फेवरेट। नहीं नहीं सर, हम नहीं बताना, अगर वो खुद ही कह देता है कि आपका फेवरेट पोइट कौन सा है हाँ ये अच्छा सवाल है। हमारी तो सिलेक्शन के फिर तो बेस। आप फिर तो देखे ना, फिर आप लोग देखे ना, हर एक पोइट की पता क्या 2 से 3 मेन पोएम्स होती हैं। आप वर्ड्सवर्थ को भी देख लेना, तो वर्ड्सवर्थ की 2-3 से ज्यादा फेवरेट में फेमस नहीं है। वर्ड्सवर्थ का क्या इंपॉर्टेंट होगा, वर्ड्सवर्थ का जो उसका एक सबलाइम वाला जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना, और उसकी जो थियरी ऑफ पोइट्री है, ये उसका क्रिटिसिज्म आपने तैयार करना है। साथ में उसके आपने जो है डैफोडिल है, एक तो और पोएम्स हैं, पोएम्स एक बार उनको रिवाइज कर लें, सिर्फ उसकी मेन फेमस लाइन को आप जो है फोकस कर लें।
तो इतना तो तीन, तो एटलीस्ट तीन पोइट्री तो कर लेना पोएम्स उसकी, और उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आपको आता हो, ये जो मैं कह रहा हूँ उसकी थ्योरी ऑफ पोइट्री, और इस तरह की जो क्रिटिकल टर्म्स हैं उसके, तो इतना कर लें पोइट काफ़ी है। क्योंकि आपने बस खुद को बचा ही रहे हैं ना, कि अगर वो पूछ ले तो। और मेरे पास याद रखिएगा कि जब सिस्टम टफ होता जाता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट कम करना शुरू कर देता है। अगर वो आपकी कोर्ट में गेंद इस तरह फेंकता है ना कि भाई आप बताएं फेवरेट डे कौन सा है, तो फिर अगरचे ये आसान है लेकिन फिर वो आपसे अच्छे जवाब एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन आपको अगर वो ये रियायत नहीं दे रहा, वो खुद ही कह रहा है भाई नॉवलिस्ट कौन सा फेवरेट है, तो फिर आपको वो रियायत भी देगा कि इतना मुश्किल सवाल वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मेरी दोस्त थी, उनकी पंजाब में 10वीं पोजीशन है, फीमेल है, उन्होंने 9वीं पता नहीं 10वीं पोजीशन है, तो उनको उनके जो चेयरमैन थे ना, तो वो मोस्टली शैले का पूछते थे। तो शैले का पोएम जो है वो कोई एक थी, तो वो पूछते, वो उसकी वो तैयार करके गई, तो उन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया पोएट्री का, हाँ भाई फेमस कौन है, तो उन्होंने शैली का ही नाम ले लिया फेमस है। तो उनको वो कहते हैं कि ऐसे तुम ऐसा करो कि जॉन डन की किसी पोएम के ऊपर प्रेजेंटेशन दो। देखो कितना मेरे मतलब मेरे नजदीक जितना मैंने इंटरव्यू सुने थे, ये सबसे ज्यादा टफ इंटरव्यू था। मगर क्या हुआ, उसने एक पोएम को किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट कर दिया, समरी करके, एक दो लाइन ऐड करके, और बिलीव में वो टॉप करके उसके मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो अगर आपसे मुश्किल चीज पूछी जा रही है ना अनएक्सपेक्टेड, तो इसका थोड़ा फायदा भी होता है कि वो फिर आपको मार्जिन देता है कि यार ये बाकी से मैंने आसान। अच्छा ये कभी ना सोचिएगा कि यार जो स्टार्ट में जाते हैं, मेरा इवन पहले नंबर पे था, तो प्रिंसिपल कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब उनको ऐसे देते हैं जो एड में जाते हैं उनका मशहूर, तो ये गलत बात है। अब वो पहली बार चेयरमैन थोड़ी बना है, काफी अरसे से वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, उनको ये चीज का पता होता है कि जब पहले आते हैं, जो एंड में आते हैं, दरम्यान में आते हैं, फिर किस तरह उनको हम एसेस करते हैं। तो ये कभी मत सोचिएगा, अगर आपसे वो क्वेश्चन सख्त कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे देगा। अब ये लाजमी नहीं कि जिसका क्वेश्चन सख्त हो, रवैया ठीक ना हो, रूड हो, तो उसको कम नंबर है, उसको मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। लाइक मुझे मैक्सिमम नंबर मिले थे, मैं गया भी पहले था, मुझसे वो रूड भी हुए थे, सख्त भी हुए थे, और इंटरव्यू लंबा भी गया था। तो ये बात नहीं होती, 3 3 मिनट के भी इंटरव्यू जाते हैं लोगों के और अच्छे होते हैं उनके, तो आप ये क्या नहीं डिसाइड कर सकते, आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। एक चीज आप कर सकते हैं कि टिल इंटरव्यू, अब मैं लास्ट बात करने लगा हूँ, उसके बाद जो आपने पूछा पूछ लीजिएगा। देखें फेथ जो है ना, फेथ ये मैटर करता है जिनकी किसी एग्जाम के ऊपर। फेथ है ना कि यार मैं कर ही जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कर ही जाऊंगा, ये फेथ है, ठीक है ना। ये फेथ है कि यार चाहे सिफारिशें चल रही हैं, हर आपको पता लग रहा है यार ये तो इंटरव्यू बिक गए हैं, फलानी चीज बिक गई है, फेथ क्या है यार, कोई बात नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं हो ही जाऊंगा, ये फेथ है आपका। इवन जब हमारे इंटरव्यू हुए थे तो साथ में आपको आपको पता है चीजें लीक हुई हैं, या एग्जाम थे तो केमिस्ट्री का लीक हो गया, फलाने का लीक हो गया, तो हम इवन हमारा भी सुना जा रहा था लीक हुआ है, तो सारे कैंसिल होते गए। मेरे काफी दोस्तों ने तो फिर प्रिपरेशन ही रोक दी थी। लेकिन मैंने ये चीज रखी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा काम है सिर्फ तैयारी करना, तैयारी करना, मैं करता रहा, इंटरव्यू दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, ठीक है ना। तो आपको अगर रूमर्स हैं कि पेपर बिक रहे हैं, इंटरव्यू पैनलिस्ट बिक रहे हैं, फलानी चीज और ये रूमर्स होती हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस शटर करती हैं, कभी इसकी तरफ तवज्जो मत दें। ये झूठ बोले जाते हैं, कभी कभी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाई जाती हैं जानबूझ के कि भाई तैयारी करने वाले बंदे माठे हो जाएं, और आपको टिल एंड तक पता नहीं लगता। वो इमरान खान वाली बात, आखिरी गेंद तक आपको पता नहीं लगता है कि बात क्या होने लगी है। तहसीलदार के इंटरव्यू में आखिरी दिन ही लोग पकड़े गए थे जो पहला चल रहा था, तो क्या हुआ, तो मतलब ऐसा पता नहीं लगता है। आप चुप करके, कोई भी रूमर चल रही है, कुछ भी बात हो रही है, आप ये भी ना सोचेंगे यार जो अब हमसे पिछले सेशन वाले थे वो तो ज्यादा काबिल होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर बंदा, ये मेरी बात याद रखिएगा, कंपटीशन बनने के लिए इक्वल इस तरह से हो जाता है कि हर बंदा अपने स्फीयर में और उस लिमिटेशन का शिकार हो जाता है। अब एक स्टूडेंट जो फ्रेश है वो समझ सकते हैं यार जो पिछले फेज में जो बेचारे रह गए थे इंटरव्यू में वो तो हमसे ज्यादा काबिल हैं, दैट्स रॉन्ग। काफी तो पास ही नहीं हुए, और जो पास हुए हैं ये इनकी चुप करके बेचारे बैठे हुए थे, इन्होंने तैयारी नहीं की। अब इवन ये समझ रहे होंगे, ये जो रिपीटर्स हैं ये समझ रहे होंगे यार ये जो फ्रेश है उसको ज्यादा आता होगा मुझसे, मैं तो चुप करके बैठ गया था। तो देखिए डायलेमास हर किसी के साथ होते हैं। एक गरीब बंदा है ना जिसको टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का, उसके साथ तो ये डायलेमा है कि उसके पास टाइम नहीं है, फाइनेंशियल इशू है। इवन जो अमीर है उसको भी इशू है, क्या उसका दिल नहीं कर रहा, उसको दोस्तों से पार्टी से फुर्सत नहीं मिल रही। इश्यूज अपने सफेयर में हर किसी के साथ हैं। फेथ जो है, डाउट की जो सिचुएशन है हर किसी के साथ है। द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ इज कि आप अपना फेथ रखें, लाइफ इंसान इल्ला माशा, कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत का रिवार्ड आपको लाजमी देगा, फेथ करें। और एक लाइन है ना कि फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, ब्रेव बनाएं आप, किस्मत आपका साथ देती है।
लास्ट लाइन में ये कहना चाहूंगा कि जब मैं तैयारी कर रहा था इस तरह फेथ खत्म होने की सिचुएशन रहती है। मुहर्रम के दिन थे तो मैं एक अल्लामा साहब को सुन रहा था उनकी स्पीच के। वो कह रहे थे कि एक जंग में हजरत अली जो है ना लड़ रहे थे, तो जो अपोनेंट था आपका तो उसकी तलवार गिर गई, तो उसने फिर एक सवालिया अंदाज में आपसे देखा कि अब मैं कैसे लड़ूं तलवार के बगैर, तो आपने अपनी तलवार जो है ना उसको दे दी। तो अब वो कहता है आपको कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो यहाँ पर आपने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि बचाती सिर्फ तलवार है? नहीं, अल्लाह की जात बचाती है। तो उसकी तलवार गिर गई तो फिर आपने तलवार उठा ली, फिर आपने कहा तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा। अब देखें, मेरे इस लाइन इस एक वाकया कोट करने का बहुत मेरे साथ लिंक है इमोशनल। इसके बाद यकीन करें मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह फेथ डगमगाने की सिचुएशन मेरे साथ यूं नहीं आई। देखें एक प्रैक्टिकल जवाब क्या था। आप ये लाजम बात है ना, अब एक जंग के अंदर वेपन से बढ़कर रियलिस्टिक एंड लॉजिकल क्या बात होगी, क्या जिताती है। देखें अपोनेंट तो बराबर ही हैं, अब जिसके पास हथियार होगा वही जीतेगा ना। तो एक लॉजिकल रियलिस्टिक दो बात ये थी, लेकिन और आपसे बढ़ के रियलिस्टिक एंड लॉजिकल कौन हो सकता है। लेकिन आपने एक ईमान वाली बात की, आपने कहा अल्लाह की जात बचाती है। तो इसका मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपकी मेहनत हो गई, इवन आपकी मेहनत हो गई एक पॉजिटिव चीज़ है, वो आपको पास कराएगी। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपके पैसे जो आप लोग लगाते हैं वो बचाएंगे, या किसी की सिफारिशें या फलानी चीज़ें कुछ नहीं कर सकती हैं अगर अल्लाह ताला की सपोर्ट आपके साथ है। ठीक है ना। तो वो जिस तरह हदीस है या कुरान की आयत है कि पूरी दुनिया के लोग तुम्हें मिल के फ़ायदा देना चाहें तुम्हें नहीं दे सकते अगर अल्लाह की ज़ात ना चाहे, और पूरी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें नुकसान देना चाहें तो नहीं दे सकते अगर अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे। तो इसके ऊपर यकीन रखें। आप जैसा यकीन रखेंगे अल्लाह ताला की ज़ात को आप वैसे पाएंगे। और फुल इस तरह से तैयारी करें इस फेथ के साथ कि कोई चीज़ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ एक, और आप खुद हैं। इशफाक साहब कहते हैं कि हम अपने सफर में खुद ही दरवाजा बन के खड़े हो जाते हैं, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं करता। लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो हमारे रास्ते में ब्लॉक बने। हम खुद, आप में से अगर कोई आपको हराएगा ना, तैयारी कम करवाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो आप खुद हैं। आपकी ये डाउट की कंडीशन है, तो इसको आप मास्टर करें। आपकी तैयारी स्टार्ट ही यहाँ से होती है। लाओजे या लाओ त्जो, जो आर्ट ऑफ वार जिसने लिखा है, वो कहता है कि एक जो वॉरियर होता है ना, वो बैटल ग्राउंड में पहुंच के जंग जीतने से पहले यहाँ पे जंग जीत जाता है अपने, फिर जाके वो वहां जाता है। मतलब वो खुद को इतना फेथ से भर लेता है, इतना प्रैक्टिस कर लेता है, इतना अपनी मैनेजमेंट कर लेता है, उसको यकीन हो जाता है कि अब मैं जीत गया हूँ। अब सिर्फ फॉर्मली सिर्फ इस चीज को मेटेरियलाइज करना है बैटल ग्राउंड में जाके। तो इसके साथ ही मैं आपके लिए आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हमारे पास 6 मिनट बच रहे हैं, तो इसमें से आप में से कोई चीज़ ऐड करना चाहे या पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया है ना अभी तक, तो उसमें मैंने आप में से काफ़ी लोग हैं उसमें ऐड हैं, तो बाकी जो ऐड होना चाहते हैं मैंने अपनी जो पोस्ट थी मैंने जहाँ मैंने पूछा हुआ है अपने फेसबुक ग्रुप में अंदर कि भाई किस किस ने क्वालिफाई किया है, तो वहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उसको ज्वाइन कर ले तो आपको मैं ऐड करूँगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये होगा कि मेरे पास भी जो चीज़ें आती हैं, आप में जो पास जो चीज़ें हैं स्पेशली इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, तो आप उस ग्रुप में शेयर करें ताकि आप सबको फायदा हो। जिस तरह मैंने अपना एक सिस्टम बनाया था, तो हमने 100+ इंटरव्यूज पढ़ लिए थे, और मैं कोशिश करूंगा पिछले इंटरव्यू अगर मुझे मिलते हैं तो वो मैं भी उधर शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप लाजिमी ये व्हाट्सएप भी ग्रुप ज्वाइन करें, और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। तो आपके अब क्वेश्चन हैं तो बताएं। है कोई सवाल आपके, या ऑफ करें मीटिंग? अच्छा सर, मैं एक बात करना अस्सलाम वालेकुम। चाहूँगा। जी जी बिलावल, आप पहले बात करें। सर मेरा ये सवाल है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो बड़े राइटर हैं ना, जैसे जिनका वक्त बहुत फेमस है, जैसे ड्रामेटिस्ट में है सैमुअल बेकेट, तो उसका वेटिंग फॉर गॉडोट बहुत मतलब के माना हुआ है। तो उसको ना प्रिपेयर करें कि उसमें क्रिटिसिज्म के बहुत ज्यादा सवाल आ जाएंगे जो आप टैकल नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मेरा ये है, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो हमसे पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट पोएट कौन सा है डायरेक्टली, और हम किसी अमेरिकन पोएट का नेम लेते हैं जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो क्या वो हमसे अमेरिकन मूवमेंट्स की तरफ भी ले जाएंगे या हिस्ट्री की तरफ भी लेके जा सकते हैं वहां से? तो ये मेरे दो क्वेश्चन।
नहीं मेरे देखें, एक तो आपका बात ठीक है कि हमने लीडिंग क्वेश्चन उनको देने होते हैं, हम उनको ऐसा सवाल देते हैं कि वो फिर भुवन शाह से ही और सवाल निकालते हैं, ठीक है। लेकिन देखें आपने कॉमन सेंस के मार्जिन को भी साथ रखना है कि अगर उसने आपसे पॉइंट पूछ ही ली तो आपने बताना ही बताना है ना अब आपने। तो देखें जब आप एक पोइट पूछ रहा है आपसे तो इसका मतलब वो एक एरिया पूछ रहा है। अगर आप मॉडर्न पोइट की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको मॉडर्निज्म के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। और आपको पता है जब हम एक मॉडर्न पोइट पढ़ते हैं तो उस मॉडर्न पोइट के सारे एस्पेक्ट जो हैं वो मॉडर्निस्ट की ही होते हैं ना। आपने सिंपल यूं करना है कि उस बंदे के जो पॉइंट्स हैं, मॉडर्न पॉइंट्स जो उसने अपने मॉडर्न पोइट्री के अंदर हैं, वही कह दो कि वही भाई मॉडर्निज्म के पॉइंट्स हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस तरह जेनेरिक चीजें नहीं पूछते हैं, मॉडर्निज्म क्या है, क्या फीचर्स हैं, ये नहीं पूछते हैं। और इसी तरह ड्रामा की जो आपने बात की है, तो मुझे आप इंटरप्शन हुई है, लेकिन मैंने वो असेस किया, शायद आपने पूछा कि क्रिटिसिज्म अगर उसका पूछ लें कि ये क्या पूछा आपने, ड्रामा का मुझे समझ नहीं आया। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कहा जाता है कि जो बहुत मतलब फेमस वर्क्स हैं, ये बहुत माने जाते हैं वर्क्स, जैसे कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट है, हाँ तो हाँ कहा जाता है कि अगर आप वो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब हाँ उसमें हाँ क्वेश्चंस हाँ, बहुत ज्यादा ठीक है निकल आएंगे, समझ आ तो गया। वहां पे आप फंस सकते हो। नहीं मेरी बात ये नहीं है, ये कुछ हद तक की बात है, मतलब आपने वो राइटर्स नहीं चूज करने हैं जो बहुत ही ज्यादा जिनके ऊपर काम हो चुका है, और वो कौन है, वो शेक्सपियर है, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल आप बैकेट को चूज कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। उस राइटर को नहीं चूज करना है जिसके ज्यादा वर्क्स हैं और सारे वर्क्स बहुत ज्यादा काम हो चुका है, और वो शेक्सपियर है सिर्फ मेरे नजदीक। और आपने ठीक है सर। क्लासिक्स में ना चूज करें, आप चौसर को कोई अपना फेवरेट पोइट कर दे तो ये माड़ी बात है। मतलब ये वो इतना 100 200 500 साल बंदा तुम्हें अभी तक तुम्हें भूल नहीं रहा है वो। न्यू आप मॉडर्न चूज करें तो ताकि भाई उसके ऊपर काम, उनके ऊपर रिसर्चेज होती हैं, काम होते हैं, इनके ऊपर कौन आप बंदा उठाता है। तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, थैंक यू। आप और इस्माइल आप पूछ रहे थे या मोहित पूछ रहे थे आप? और कोई पूछे सवाल, कोई पूछ रहा था उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या साहब? सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि चले ठीक है, हमने लिटरेचर वाला पोर्शन तो कर लिया, जी जी। तो उधर वो लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक के अबाउट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर इंटरव्यू में? आप अगर आपकी डिग्री है ना लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है, तो मोस्ट लोगों की यही होती है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर तकरीबन मिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपसे वो लिंग्विस्टिक पूछ सकता है, ठीक है। उसके जी बाद अगर ये आपकी डिग्री लिंग्विस्टिक्स के, तो फिर तो आपका तो लिंग्विस्टिक पे ही मैक्सिमम इंटरव्यू होगा। जी। अगर सिर्फ डिग्री तो मिक्स ही है, हाँ अगर है लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स। हाँ तो फिर आपके लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कोशिश करें जॉर्ज यूल को ही सिर्फ तैयार कर लें। ओके सर। जी जी। और कोई सवाल? हमारे पास 2 मिनट बच गए हैं। अच्छा आप में से कोई मुझे बताया कि ये जो आप रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, ये तो सिर्फ ऐसे लिंक, मैं चाहता हूँ कि ये जिस तरह वीडियो लिंक शेयर होता है ना फेसबुक पे वीडियो का या यूट्यूब पे, वैसे अदर वीडियो ही शेयर हो, तो वो कैसे होगी? ये तो सिर्फ वो लिंक बन के जाता है सिर्फ। वो तो सर अपलोड करनी पड़ेगी ना फेसबुक पर पूरी जो वीडियो है, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड करें तो फिर वो जो है वो देख सकेंगे। वो इस वीडियो तरह बन तो के आ सिर्फ जाएगी? लिंक ही है। अच्छा जी जी। चलें ठीक है, जी सर। चलें चलें मैं कोशिश करता हूँ, चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करते रहें। और मुझसे राब्ते में रह जाएं, ओके जो कोई सर। क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं फिर इजी होगी उनको आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच सर। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।